कॉफी पियोगे? अना कॉफी का मग आहिल के सामने करती हुई बोली। आहिल टेरेस पर अकेला बैठा था जब अना वहां नमूदार हुई। थैंक यू, आहिल कप पकड़ता हुआ बोला। तुम्हारी शादी कब हुई? अना कॉफी पीती हुई बोली। आहिल खामोशी से कॉफी की भाप उड़ाती हुई धुएं को देखने लगा। दानी तुमसे छोटी है ना? हाँ, आहिल ने मुख्तसर सा जवाब दिया। मुझे लगता है तुम कमगो हो। नहीं, मैं बस तन्हाई पसंद हूँ, आहिल सिप लेता हुआ बोला। दानी बहुत लकी है, इसे ऐसा चाहने वाला मिला है। अना की नजरें आहिल के गिर्द तवाफ कर रही थी और आहिल बखूबी वाकिफ था। पता नहीं, आहिल शाने झुकाता हुआ बोला। तुम चलोगे? अना खड़ी होती हुई बोली। कहाँ? आहिल चेहरा उठाकर उसे देखता हुआ बोला। वॉक पर जा रही हूँ, साथ में दानी के बारे में मालूम करूंगी। नहीं, तुम चली जाओ। आहिल की आंखों में उदासी के साए थे। आह दानी, आहिल आह भरता हुआ आसमान को देखने लगा। मैं हार गया दानी, एक बार फिर तुमसे। तुम्हें भी खो दिया मैंने। शायद मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आंसू उसके रुखसार पर आ गिरे। दानी खुद तो गई थी, साथ में आहिल की मुस्कुराहट भी ले गई थी। पता नहीं दानी किस हाल में होगी। जुबैर जैसे इंसान से हर किस्म की तवक्को की जा सकती है। काश मैं दानी से गफलत न बरतता। मेरे बाइस वो तकलीफ में है। मेरी दानी दर्द में है और मैं यहाँ बैठा हूँ। ऑस्ट्रेलिया हमेशा मेरे लिए बुरा साबित हुआ है, आज भी बुरा ही मालूम हो रहा। प्लीज अल्लाह ताला दानी को कुछ मत होने देना, उसकी हिफाजत करना। 10 साल बाद आहिल के दिल से दुआ निकली। आहिल जिससे दुआ मांगना तर्क कर दिया था क्योंकि उसे यकीन नहीं रहा था, आज दानी की हिफाजत के लिए उसका दिल दुआ गो था। इंसान कुछ भी कर ले, अल्लाह के सामने बेबस है। कितनी ताकत ही हो ना मालिक हो, क्यों ना वो हर चीज का मालिक बन जाए, लेकिन अल्लाह उसे अपने सामने झुका लेता है ताकि उसे ये मालूम हो जाए कि सिर्फ अल्लाह कुदरत रखता है, बंदा कुछ नहीं कर सकता। आहिल बेबसी की इंतहा पर था। नाजरीन, आपको आगाह करते चलें, वजीर आला आहिल हयात ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने टिकट लेने से मना कर दिया। उनका कहना है वो इस बार इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इलेक्शन के करीब आकर उनका ये बयान खासा हैरान कुन है। अवाम कश्मकश में मुब्तला। मजीद बताते चलें, चंद रोज पहले आहिल हयात ने किसी इमरजेंसी के बायस अपना जलसा मनसूख कर दिया था और इसके बाद से वो दिखाई नहीं दिए। जराये के मुताबिक वो बैरून मुल्क में है, लेकिन किस काम के सिलसिले में वो गए हैं उसकी तफसील अभी तक मालूम नहीं हो सकी। ना ही ये मालूम हो सका कि वो किस मुल्क में रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। और इस वक्त उनका ये इंकशाफ बहुत सी बातों को जन्म दे रहा है। अवाम उनके बयान पर खफा है और रंजीदा है। जुबैर टांग पर टांग चढ़ाए उसकी ब्रेकिंग न्यूज को सुन रहा था और चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। दानी फटी फटी आंखों से इन लफ्जों को पढ़ रही थी। डैड, आपने आहिल के डैड को मारा? दानी मुंह पर हाथ रखे आवाज दबाने की कोशिश करने लगी। चेहरा आंसुओं से तर था। आहिल, मैं तुम्हें कितना गलत समझती रही, जबकि तुम हक पर थे। तुम सच कह रहे थे। आकिब हयात के लैपटॉप में कोई सबूत होगा, तभी तुमने मुझे कहा। मुझ पर भरोसा किया और मैंने डैड को बता दिया। डैड, आप एक कातिल हैं। ओ नो, ये मैंने क्या कर दिया? आहिल को मालूम होगा तो क्या गुजरेगी उस पर। मैंने बहुत गलत कदम उठा लिया। नहीं, मुझे आहिल के पास जाना है। दानी डायरी बंद करती हुई बोली। तुम सच्चे थे आहिल, तुम हमेशा से सही थे। मैं ही पागल थी जो तुम्हें समझ नहीं सकी। आहिल, तुम्हारी मिस्ट्री हल कर ली मैंने। तुम्हारी सर्द मोहरी की वजह मेरे डैड है। तुम्हारे डैड की मौत। दानी दीवार से टेक लगाए चेहरा घुटनों पर गिराए बैठी थी। उफ अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? आहिल, मुझे माफ कर देगा ना? नहीं, मैं आहिल को मजीद तंग नहीं करूंगी। दानी चेहरा रगड़ती खड़ी हो गई। डायरी को अपने बैग में रखा और खुद को कंपोज करती बाहर निकल आई। दानी जीने उतर रही थी, वो तेज से चल रही थी कि अचानक उसका पांव स्लिप हुआ और वो नीचे जा गिरी। डैड, दानी दर्द से कराहने लगी। दानी, जुबैर फिक्रमंदी से उठकर आए। दानी, ध्यान से चलना था ना, देखो अब चोट लग गई। दानी की पेशानी से खून बह रहा था। दानी ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरी थी, इसलिए ज्यादा चोट नहीं लगी। डैड, मुझे आहिल के पास जाना है, आप प्लीज उसे बुला दें। दानी आंसू बहाती हुई बोली। जुबैर फटी फटी आंखों से दानी को देखने लगे। दानी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या है जो बहकी बहकी बातें कर रही हो? जुबैर गुस्से से बोले। दानी शशदर सी उसे देखने लगी। डैड प्लीज, मुझे आहिल से मिलना है, मुझे ले चले उसके पास। दानी इल्तजाइया अंदाज में जुबैर के हाथ पकड़ती हुई बोली। हेलो, अगर किसी डॉक्टर को जानते हो तो जल्दी से लेकर आओ, और हाँ, ध्यान से, एतमाद वाला इंसान होना चाहिए। जुबैर दानी की बात को नजरअंदाज करते हुए फोन पर बात करने लगे। डैड, मैं कुछ कह रही हूँ आपसे, दानी से झंझोड़ती हुई बोली। दानीन, खामोश रहो, अब इतने करीब आकर तुम सब कुछ खराब नहीं कर सकती। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तुम यही रहोगी, समझी? और कोई बात नहीं होगी दोबारा इसके मुतालिक। वो दुरुस्ती से बोलते हुए खड़े हो गए। अपनी गलती का आज दानी को शिद्दत से एहसास हो रहा था। डैड प्लीज ऐसा ना करें। शट अप दानी, तुम्हें क्या यहाँ किसी चीज की कमी है? फिर क्यों जिद कर रही हो? अब खामोश हो जाओ। जितने दिन बाकी हैं गुजारो यहाँ, क्योंकि आहिल के पास जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके चेहरे पर बला की सख्ती थी। दानी का चेहरा अश्क बार था। वो शिकवा कुनाह नजरों से जुबैर को देखने लगी। और हाँ, एक बात, पाकिस्तान जाकर तुम आहिल से तलाक ले लोगी, तुम्हारा रिश्ता मैंने तय कर दिया है। दानी फटी फटी आंखों से जुबैर को देखने लगी।
आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, समझे? दानी चिल्लाती हुई जीने चढ़ने लगी। जुबैर हंकार भरते दानी को देखने लगे। आहिल प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। दानी दरवाजे के साथ पुश्त लगाती जमीन पर बैठ गई। डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? पहले आहिल को दुख दिया और अब मुझे? नहीं, मैं किसी सूरत आपकी बात नहीं मानूंगी। दानी इतनी कमजोर नहीं है। पेशानी का खून जम चुका था, लेकिन आहिल को कैसे मालूम होगा मैं यहाँ हूँ? दानी को फिक्र सताने लगी। इन्हीं ख्यालों में गर्क दानी नींद की वादी में उतर गई। रफीक, उमैर का ख्याल रख रहे हो ना? जी सर, मैं रोज मालूम करता हूँ, अपने एतमाद वाले बंदे उसकी हिफाजत पर तैनात कर रखे हैं। कैसी तबीयत है अब उसकी? बेहतर है पहले से, आपको याद करता है। ये सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि मुझे मौका ही नहीं मिला उमैर से मिलने का। आहिल अफसोस से बोला। जी सर, और वो जो स्मगलिंग वाला केस था ना, उस पर भी मैंने कुछ लोगों को नजर रखने का बोला है। गुड। कुछ मालूम हुआ आज कल कहाँ है? नहीं सर, इनका ठिकाना मालूम नहीं हो सका। शायद उन्होंने अभी तक जगह तब्दील नहीं की। हाँ, नजर रखना, कभी ना कभी तो हाथ आएंगे। सर हम कब तक ऐसे इंतजार करेंगे? रफीक का इशारा दानी की जानिब था। आना गई है, शायद कोई सुराग मिल जाए। सर आपने खाना भी नहीं खाया। रफीक फिक्रमंदी से बोला। खा लूंगा, फिक्र मत करो। आहिल उसका शाना थपथपाता चल दिया। रफीक दुख से आहिल को देखने लगा। आना दरवाजा के वस्त में खड़ी दस्तक दे रही थी। आहिल ने सर उठाकर देखा। आ जाओ। आना मुस्कुराकर बोली। आ जाओ। आहिल रफीक को इशारा करता खड़ा हो गया। आज हम कहाँ जाएंगे? आहिल बगौर उसे देखते हुए बोला। आज मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसे इलाकों में जाएंगे जहाँ ज्यादा आबादी ना हो। आना सोचती हुई बोली। आहिल असबात में सर हिलाता चलने लगा। दानी पेशानी पर हाथ रखे उठ बैठी। सर अभी तक चकरा रहा था। हवास बहाल हुए तो आहिल का ख्याल ओद आया। आहिल मैं कैसे तुम्हारे पास आऊं? दानी की आंखों में नमी तैरने लगी। डैड तो नहीं लेके जाएंगे? दानी बोलती हुई बेड से उतरी और बैग लेकर बैठ गई। फिर से डायरी को देखने लगी जिस पर ए और डी लिखा था। इस बोसीदा सी डायरी में तमाम सवालों के जवाब थे। दानी कुछ से रोशनास हो चुकी थी, कुछ से बाकी थी। आहिल आंखों पर गॉगल्स लगाए जेट से उतरा। तेज हवा उसके बाल लहरा रहे थे। चेहरे पर बला की सख्ती थी, अलबत्ता आंखों में कर्ब और दुख के साए थे। आकिब हयात के आ गए और आहिल को गले लगा लिया। आहिल रो देना चाहता था, लेकिन आस पास पार्टी के लोग खड़े थे, सो खुद पर बंद बांध लिया। वैसे भी वो सारी रात रोता रहा था, इसलिए अब काफी हद तक मजबूत हो चुका था। चले? आहिल कदम बढ़ाता हुआ बोला। आगे पीछे गार्ड्स की नफरी थी। आहिल और आकिब हयात इनके वस्त में चलते हुए गाड़ी में आ बैठे। घर पहुंचते ही लाउंज में आबिद हयात नजर आए। आहिल वहीं उनके सरहाने बैठ गया। गॉगल्स उसने गाड़ी में ही उतार दी थी। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आबिद हयात के दोस्त अहबाब और कुछ सियासी शख्सियात वहां मौजूद थी, क्योंकि खानदान के नाम पर और कोई भी नहीं था। आहिल खामोश आंसू बहा रहा था। बाप का सदमा कुछ कम हुआ तो माँ याद आ गई। चाचू मॉम कहाँ है? वो नम आंखें तर चेहरा उठाए आकिब को देखता हुआ बोला। आहिल शायद इस जुल्म में तुम्हारी माँ पर तरस आ जाए उस जालिम को, और वो छोड़ दे उसे, ताकि वो आखिरी बार अपने शौहर को देख सके। आकिब उसके साथ बैठकर सरगोशी करने लगा। आहिल के तन बदन में आग लग गई। मुझे बात करनी है आपसे, वो कहता हुआ खड़ा हो गया और कमरे की जानिब कदम बढ़ाने लगा। आकिब अफसुर्दी से उसके पीछे चल दिया। मॉम कहाँ है, मुझे बताएं। आहिल आकिब का गिरबान पकड़ता हुआ बोला। अगर मालूम होता तो तुम्हारे डैड ना ले आते। लानत है आपकी ऐसी सियासत पर। मेरी मॉम एक हफ्ते से गायब है और आप जानते ही नहीं। आहिल इन्हें धक्का देता हुआ बोला। मार लो मुझे, मार लो, लेकिन मैं कहता हूँ जिसका गुस्सा है उसी पर निकालना। आकिब हंकार भरकर बोला। आहिल ने बोलने के लिए लब खोले ही थे कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। आकिब हाथ से खामोश रहने का इशारा करते दरवाजे पर आए। सर, मैडम आई हैं। मुलाजिम सर चुकाए बोला। मॉम, आहिल कहता हुआ बाहर निकल गया। आप सब प्लीज ड्राइंग रूम में बैठ जाएं। आहिल और उसकी मॉम कुछ वक्त आबिद हयात के साथ अकेले रहना चाहते हैं। आकिब सबको देखता हुआ बोला। मुलाजिम सबको लेकर ड्राइंग रूम में चला गया। मॉम, आहिल उसे देखकर बोला, जो उसके सामने अबतर हुलिये में खड़ी थी। चेहरे पर जगह जगह निशान पड़े थे, कुछ नीले और कुछ सुर्ख। वो पहले से लागर दिखाई देती थी। तकलीफ उसके चेहरे से अयां थी। आहिल उसे देखकर तड़प उठा। मॉम, किसने आपकी ये हालत की है? आहिल उसे सीने से लगाता हुआ बोला। आहिल मेरा बेटा। दोरे अदन रोती हुई बोली। मॉम प्लीज बस करें, आहिल को तकलीफ हो रही थी। अदन बिलक बिलक कर रो रही थी। बस मॉम, जितना रोना था रो लिया। अब रोने की बारी उनकी है जिन्होंने आपको रुलाया है। आपके एक एक आंसू का बदला लूंगा मैं। आहिल उसका चेहरा साफ करता हुआ बोला। अदन नफी में सर हिलाती रोई जा रही थी। आज उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये वही दुर्रे अदन है जिस पर एक दुनिया मरती थी। चले अंदर। आहिल उसे साथ लगाए चलने लगा, जो लड़खड़ा कर चल रही थी। आहिल जब्त किए चल रहा था। जैसे ही अदन की नजर आबिद हयात की मैयत से टकराई, वो अपनी जगह पर शशतर रह गई। अदन पथराई नजरों से कभी आहिल को देखती तो कभी आबिद को। आहिल, वो आहिल का बाजू हिलाती हुई बोली। आहिल नम आंखों से चलता हुआ जा रहा था। आहिल ने पहले अदन को बिठाया, फिर खुद आबिद के सरहाने बैठ गया। आबिद को क्या हुआ? आप आंखें खोले। अदन उनका चेहरा हिलाती हुई बोली। आहिल, तुम्हारे डैड ये सब। वो बुखलाकर आहिल को देखने लगी। मॉम, कल रात जुबैर ने डैड पर फायरिंग की थी। दो मोती टूटकर आहिल के रुखसार पर आ गिरे। अदन नफी में सर हिलाती आहिल को देखने लगी। आहिल में कैसे?
अदन के अल्फाज मुंह में रह गए क्योंकि वो जमीन बोस हो चुकी थी। मॉम, आहिल अदन का चेहरा बाजू पर रखे मुंह थपथपाने लगा। मॉम क्या हुआ आपको? आहिल का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। चाचू पानी, आहिल चेहरा ऊपर करके बोला। आकिब जो अभी अभी वहां आया था पानी लेने को भाग खड़ा हुआ। ये लो आहिल, वो गिलास थमाकर जोदानो बैठ गया। आहिल अदन के चेहरे पर छींटे मारने लगा लेकिन उसके साकन वजूद में कोई हरकत न आई। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। आकिब खड़ा होकर नंबर मिलाने लगा। मॉम आपको कुछ नहीं होगा, सुन रही है ना आप? आपका आहिल आपको कुछ नहीं होने देगा। अभी तो हमने डैड का बदला भी लेना है ना? आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आहिल उसे अपने साथ लगाए दीवाना वार बोल रहा था। 10 मिनट बाद डॉक्टर आता दिखाई दिया। आहिल अदन को अपने कमरे में ले आया और उसे बेड पर लेटा दिया। चेहरा मोड़कर डॉक्टर को देखने लगा। मेरी मॉम को कुछ हुआ तो नहीं? अगर हुआ ना तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। आहिल उसका गिरेबान पकड़े बोल रहा था। आंखों में लहू दौड़ रहा था। डॉक्टर थूक निकलता टाई दुरुस्त करने लगा। आहिल उन्हें अपना काम करने दो। आकिब उसे अपनी जानिब देख खींचते हुए बोले। चाचू, मॉम को कुछ नहीं होगा ना? आकिब को वो इस वक्त मासूम सा कोई बच्चा मालूम हो रहा था। कुछ नहीं होगा भाभी को, आकिब ने कमजोर सी तसल्ली दी। आहिल दम साधे डॉक्टर को देख रहा था जो अदन का मुआयना कर रहा था। डॉक्टर चेहरा मोड़े उन्हें देखने लगा। आहिल के गजब के बायस बोलने के वो हिचकिचा रहा था। क्या हुआ बोलो? आकिब उसका चेहरा देखता हुआ बोला। सॉरी सर, लेकिन इनकी मौत हो चुकी है। वो अफसोस से बोला। तुम्हें बोला था ना मॉम को कुछ नहीं होना चाहिए। आहिल उसका गिरेबान पकड़े दीवार के साथ लगाता हुआ बोला। आहिल, आकिब आगे बढ़ा लेकिन इससे कबल आहिल उसके मुंह पर एक अदद थप्पड़ मार चुका था। डॉक्टर हक्का बक्का सा उसे देख रहा था। आकिब ने आहिल को अलग किया और डॉक्टर को जाने का इशारा किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आहिल आंखों में नमी लिए बोले। आहिल उन्हें पर धकेलता अदन के पास आ गया। मॉम प्लीज इन्हें उठें, वो डॉक्टर बकवास कर रहा था ना, प्लीज आंखें खोले मॉम, आप तो ऐसा मत करें। मॉम प्लीज उठे ना, आप तो मुझे छोड़कर मत जाएं। आपने तो मुझे सब बताना था, अभी हमने बहुत कुछ करना था। आप कैसे मुझसे मुंह मोड़ सकती हैं? आहिल अदन को झंझोड़ता हुआ बोल रहा था। अदन का गुलाबी चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखों के गिर्द हल्के पड़े थे और चेहरा बिगड़ा हुआ था जो कि तशद्दुद की निशानदही कर रहा था। मॉम प्लीज ना करें मेरे साथ ऐसा, मैं कहाँ जाऊं? पहले डैड और अब आप। प्लीज उठे ना मॉम, क्यों मेरी बात नहीं मान रही आप? आहिल पागलों की माने चिल्ला रहा था। चाचू क्या मसला है सबके साथ? अदन की जानिब से खामोशी पाकर आहिल हलक के बल चिल्लाया। आकिब के पास कुछ भी नहीं था बोलने को, हत्ता के दो बोल हमदर्दी के भी नहीं थे। मॉम क्यों क्यों मुझे छोड़ दिया आपने? आप दोनों ने पागल कर दिया। अब कौन मेरा इंतजार करेगा? कौन मुझे डांटेगा? यार ये क्या कर दिया आपने? आहिल उसके हाथ थामे हुए बोल रहा था। कौन अब आहिल को समझाएगा? कौन मुझे नसीहत किया करेगा? अच्छा नहीं किया आप दोनों ने एक साथ मुझे छोड़ दिया, लावारिस कर दिया है। नाराज हूं मैं आप दोनों से। आहिल उसके हाथ छोड़ता हुआ खड़ा हो गया। आहिल, आगे उसकी जाने पड़े, बात मत करे मुझसे, कोई कुछ नहीं लगता मेरा। आहिल उसका हाथ झटकता बाहर निकल गया। आहिल बाहर निकला है, गार्ड्स को उसके पीछे हमरा भेजो। आहिल के निकलते ही आके फोन कान से लगाए हुए बोला। दुर्रे अदन पर नजरें पड़ी तो आंखें फिर से छलक पड़ी। कोई एक तो रुक जाता आहिल के पास, आप दोनों ही एक साथ चल दिए। मोहब्बत की रस्में दुनिया वाले नहीं जानते, आप दोनों ने साबित कर दिया। जितनी मोहब्बत आपके बीच थी, जिंदा थे तो साथ में, और जब दुनिया से मुंह मोड़ा तो भी साथ में। लेकिन भाभी अपने इकलौते जवान का तो ख्याल कर लेती, कुछ हिम्मत कर लेती अपने बेटे की खातिर। मैं नहीं जानता इसे कैसे संभालूंगा, वो खासा लाउबाली सा है। आकिब के चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म के आगे बंदा क्या कर सकता है? शायद आहिल के नसीब में यही लिखा था। वो कर्ब से बोलता बाहर निकल आया। भाभी के गुस्ल का इंतजाम करो, मुलाजमों को कहकर वो आबिद हयात के पास आ गए। मैं नहीं मानता कुछ भी, कोई मुझे छोड़कर नहीं गया। आहिल चलता जा रहा था और बोलता जा रहा था। मतवातर अश्क उसके रुखसार को भिगो रहे थे। मॉम भी मेरे साथ रहेंगी और डैड भी, मैं देखता हूँ कैसे मुझसे दूर जाते हैं। वो बालों में हाथ फेरता चल रहा था। गार्ड्स कुछ फासले पर उसका ताकुब कर रहे थे। आहिल थक कर वहीं जमीन पर बैठ गया। सामने झील थी, वही झील जो उसकी माँ को बेहद पसंद थी। वो अक्सर और बेशतर इसी झील पर आकर खड़े हो जाते। आहिल नम आंखों से माजी में बहता जा रहा था। नजरें हनूज उस नीली झील पर थीं। आहिल मेरी बात गौर से सुन लो, तुम्हारी शादी दानी से होगी। अदन खफगी से देखती उसकी नाट टाइट करने लगी। मॉम वो बच्ची है और नाम देखें दानी बानी। आहिल मुंह बनाता हुआ बोला। खबरदार अगर तुमने दानी के नाम को बिगाड़ा तो। अदन घूरती हुई उसे कह रही थी। मॉम लेकिन वो बदतमीज है, फिर मेरे साथ खड़ी छोटे बहन ही लगेगी। आहिल ने कायल करना चाहा। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हारी बीवी वही बनेगी और वक्त के साथ इंसान बदल जाता है। तुम भी जब ऑस्ट्रेलिया से वापस आओगे ना तो वो बदल चुकी होगी। बदल चुकी होगी। मैं दुनिया भी फतह करके आ जाऊंगा ना, वो फिर भी ऐसी ही रहेगी चुड़ैल। क्या कहा तुमने? अदन उसका कान खींचती हुई बोली। मैं क्या कह सकता हूँ भला? आहिल मासूमियत से बोला। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेज रही हूँ पढ़ाई के लिए, इसके अलावा कोई उल्टा सीधा काम किया तो बहुत बुरा पेश आऊंगी। अच्छा जी, क्या करेंगी आप? आहिल ग्रिल पर हाथ रखता हुआ झील को देखने लगा। बात नहीं करूंगी तुमसे। अदन चेहरा मोड़कर खड़ी हो गई। आपकी ऐसी की तैसी जो अगर मुझसे बात ना की, वो भी इस दानी, मेरा मतलब है हमारी दानी के बायस। आहिल उसे अकब से हक करता हुआ बोला।
अदन मुस्कुराने लगी तो डिम्पल नुमाया हुआ। मेरा प्यारा बेटा, वो आहिल के रुखसार पर हाथ रखती हुई बोली। और मेरी प्यारी मॉम, आहिल उसके डिम्पल पर बोसा देता हुआ बोला। हाल की तलखियां आहिल को माजी से बाहर निकाल लाई। मॉम, आपने कहा था मुझसे बात नहीं करेंगी, आपने सच कर दिखाया। आप कैसे अपने बेटे से नाराज हो सकती हैं? आहिल घुटने पर जमीन पर रखे चेहरा हाथों में छुपाए बिलक रहा था। कहीं वो लोग मॉम और डैड को ले ना जाए। जो ही घर का ख्याल आया, आहिल चेहरा साफ करता खड़ा हो गया। नाजरीन, आपको एक और अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। दुर्रे अदन हयात इस जहान फानी से कूच कर गई हैं। कुछ देर कबल उनकी मौत की अफसोसनाक खबर मिली। निहायत दुख के साथ आपको बताते चलें कि आबिद हयात की जोजा मोहतरमा दुर्रे अदन इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। इनसे कुछ कबल वक्त इनके शौहर की भी मौत की दर्दनाक खबर से आपको आगाह किया था। आज ये जोड़ा अल्लाह को प्यारा हो गया। जिन्होंने दुनिया में मोहब्बत निभाई, मौत भी उन्हें जुदा न कर सकी। जराए से मालूम हुआ है कि अपने शौहर की मैयत देखकर वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और उनके हमरा इस दुनिया से मुंह मोड़ लिया। जनाजे के मुतल्लिक कहा जा रहा है कि असर की नमाज के बाद पढ़ाया जाएगा। कौम ने आज एक अजीम लीडर और एक अजीम बहन को खो दिया, जिसकी जिंदगी सबके लिए मशले राह थी, जिनकी जिंदगी से लोग सबक हासिल करते, उनसे सीखते थे। आज वो सबको रोता छोड़कर चली गई। लोग सदमे और दुख में हैं। अवाम की जानिब से अफसोस का इजहार। वो आबिद हयात और उनके काम को ताउम्र याद रखेगी। मजीद तफसीलात जानने के लिए कुछ देर में न जाने कितना वक्त आहिल गुजार कर आया था, वापस लौटा तो लाउंज लोगों से भरा हुआ था। वस्त में अदन और आबिद हयात की मैयतें पड़ी थी। गम फिर से ताज़ा हो गया। लहू जोश मारने लगा। नहीं, कुछ नहीं हुआ मॉम डैड को। आहिल ऊंची आवाज में बोलता हुआ आगे आया। आकिब रंज और अफसोस से आहिल को देखने लगे। खबरदार, अगर कोई इन्हें लेकर गया तो। आहिल इन दोनों के चेहरे की जानिब आ बैठा। एक हाथ अदन की चारपाई पर था तो दूसरा आबिद की चारपाई पर। सब लोग अफसरदगी से आहिल का दीवानापन देख रहे थे। आहिल यूं ही सारा वक्त दोनों के सरहाने बैठा बातें करता रहा। और जैसे ही जनाजे का वक्त हुआ, आहिल तैश के आलम में सब पर बरस पड़ा। अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं काट के फेंक दूंगा सबको। आहिल उंगली उठाए बोल रहा था। यहाँ सबकी लाशें मिलेंगी जिसने मेरे मॉम डैड को मुझसे दूर करने की सही की, और उसे धमकी समझने की गलती मत करना। सब लोग शशदर से उसे देखने लगे। मौलवी साहब ने आकिब को इशारा किया। आकिब सर हिलाता आहिल के पास आया। चाचू, मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। मजाक समझ रखा है क्या आप सब लोगों ने? हाँ? वो हलक के बल चिल्ला रहा था। कुछ नहीं हुआ मेरे मॉम डैड को, अभी जाग जाएंगे, वो सो रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप? वो दांत पीसता हुआ बोला। आहिल, मेरे भाई, बात सुन मेरी। आकिब उसका चेहरा हाथों में लेता बोला। चाचू नहीं। आहिल खौफ के जेर असर आकिब को देखकर बोला। आहिल मेरा भाई देख, अल्लाह के हुक्म के आगे हम सब बेबस हैं। इनकी जिंदगी इतनी ही लिखी थी, इसे मैं या तुम कोई भी नहीं बदल सकता। जितनी जल्दी हकीकत को तस्लीम करेगा तेरे हक में बेहतर होगा। वो नरमी से समझाने लगे। चाचू प्लीज ऐसा मत बोलें, मेरी जान निकलती महसूस हो रही है। आहिल अश्क बहाता हुआ बोला। मुझे भाई कहता है ना, फिर मेरी बात मान ले। भाई और भाभी की तदफीन का वक्त हो रहा है, मेरे साथ कंधा दे। शाबाश। आकिब उसे गले लगाता हुआ बोला। चाचू, मैं कैसे इन्हें छोड़ाऊं? मैं कैसे जिंदा रहूंगा? बताएं, मैं क्यों ले जाने दूं मॉम डैड को? नहीं चाचू, आहिल का दिमाग कबूल करने पर रजामंद नहीं था। आहिल, तुझे करना होगा। अपनी मॉम की बातें याद है ना? सोच, उन्हें कितना बुरा लगेगा। अब जैसे मैं कहता हूं वैसे कर। आकिब उससे अलग होते हुए बोले। आहिल रोता हुआ नफी में सर हिला रहा था। मौलवी साहब आगे बढ़कर आकिब हयात के चेहरे पर कफन बांध रहे थे। नहीं प्लीज, मत करो मुझे दूर, मत करो। आहिल बिलकता हुआ आकिब की गिरफ्त में था। चाचू, इन्हें रोक दे प्लीज। नहीं, मेरी मॉम नहीं। प्लीज किसी को तो रहने दे मेरे पास। चाचू, ये ज्यादती है। आहिल उसकी गिरफ्त से निकलने की सही कर रहा था और कामयाब भी हो गया। आहिल ने अदन के चेहरे से कफन हटा दिया। नहीं, मेरी मॉम को नहीं ले जा सकते आप। आहिल अदन के चेहरे पर हाथ फेरता हुआ बोला। बच्चे, हौसला कर, अल्लाह तुझे सब्र जमील अता करे। मौलवी साहब उसके सर पर हाथ रखे दुआ देने लगे। आहिल नफी में सर हिलाते आंसू बहा रहा था। आहिल के आंसू अदन के चेहरे पर गिर रहे थे। आकिब ने उसे पकड़ा और पीछे कर लिया। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आहिल चिल्ला रहा था। पूरे लाउंज में सिर्फ आहिल की आहुजारी सुनाई दे रही थी। आहिल अपने साथ साथ बाकी सबको भी रुला रहा था। आकिब के साथ दो मजीद लोगों ने आहिल को पकड़ा, क्योंकि वो आकिब की गिरफ्त से निकलता जा रहा था। कैसे कर सकते हैं आप मौलवी साहब? मेरे माँ बाप को ये लेकर जा रहे हैं। कहाँ गया आपका दीन? बताएं मुझे। आहिल, खामोश हो जाओ। आकिब उसे होश में लाने की सही करने लगा, लेकिन वो जिसकी सुनता था वो तो आंखें मीट कर मौत की नींद सो चुकी थी। मॉम प्लीज उठ जाएं, इन सबको झूठा साबित कर दें। कुछ नहीं हुआ आपको, प्लीज। नहीं। अदन का चेहरा कफन में छुप गया। गर्म मादा मुसलसल आहिल के चेहरे को तर कर रहा था। लानत हो आप सब पर, वो दीवाना वार बोलता जा रहा था। आकिब ने एक जोरदार थप्पड़ आहिल के मुंह पर मारा। अब अगर एक लफ्ज मुंह से निकाला तो गोली मार दूंगा। आकिब उसका चेहरा दबोचता हुआ बोला। आहिल शिकवा कुनाह नजरों से आकिब को देखने लगा। शायद उसे होश में लाने के लिए ये नागुजीर था। चलो अब कंधा दो। आकिब उसे आगे धकेलता हुआ बोला। आहिल चुपचाप उसकी बात पर अमल करने लगा। खामोशी में इर्तिकाज पैदा हुआ और अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई। आहिल को लगा वो खुद को कफन करने जा रहा है दफन। पहले उसने आबिद की मैयत को कंधा दिया, फिर कुछ वक्त बाद वो अदन की मैयत को कंधा देने आ गया,
फिर कब्रिस्तान तक वो अदन की मैयत को कंधा दिए चलता रहा। उसे बार बार कहा कि थक जाएगा, किसी और को जगह दे दे, लेकिन वो नहीं माना। जनाजे में एक कसीर तादाद की शिरकत थी। यहाँ तक के लोग मस्जिद से बाहर दूर दूर तक फैले थे। इतनी बड़ी तादाद आई थी इनके जनाजे में शिरकत करने के लिए कि इसी भीड़ में अकब में कहीं जुबैर रंधावा भी खड़ा था, चेहरे को पोशीदा रखे। आहिल सबसे आगे खड़ा था, आकिब के हमरा। इसके बाद बारी बारी दोनों को दफन किया गया। आहिल बुत बना सब कुछ देख रहा था। मुंह पर उसने कफल लगा लिया था, अलबत्ता अश्कों को बहने दिया, क्योंकि इन पर कोई कफल नहीं लगाया जा सकता। वो हर बाड़ को तोड़ कर निकल आते हैं। आहिल बैठकर उनके नाम की स्लेट को देखने लगा। आबिद हयात वल्द निसार हयात, नीचे तारीख लिखी थी। फिर निगाहों का जाविया मोड़ा, दुर्रे अदन हयात जौजा आबिद हयात, नीचे तारीख लिखी थी। कितनी आसानी से आप दोनों चले गए ना, आहिल मुंह बनाता हुआ बोला। लोग मुंतशिर होते जा रहे थे। आहिल से कुछ फासले पर गार्ड्स खड़े थे। लोग आकिब हयात से अफसोस कर रहे थे, क्योंकि आहिल अपने हवास खो बैठा था। एक बार मेरा ख्याल नहीं आया, एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कैसे जिंदा रहूंगा। मेरे पास कुछ तो छोड़ जाते। क्या कोई जीने की वजह है? वो शिकवा को ना नजरों से देख रहा था। आप दोनों ने सिर्फ एक दूसरे के साथ वफा निभाई, मेरे साथ नहीं। मैं कुछ नहीं लगता आपका। अगर मेरा एहसास होता तो आप ना जाती मॉम, अपने आहिल के लिए जीती। लेकिन नहीं, आपको डैड से ज्यादा मोहब्बत, आहिल से भी ज्यादा। जिगर का टुकड़ा मुझे कहती थी, फिर अब कैसे अपने जिगर के टुकड़े को छोड़ गई? बताए मुझे, कहाँ गई वो मोहब्बत जो मुझ पर निछावर करती थी? डैड को इनकार करके मेरी मानती थी, फिर आज क्यों मेरी नहीं मानी? मॉम, आप तो जाती ना। डैड तो मेरे पहुंचने से कबल ही जा चुके थे। आप तो मुझे मिलकर भी नहीं गई, एक बार भी रुकी नहीं। आपके दिल ने मना नहीं किया एक बार भी आपको? आहिल, याद नहीं आया आपको क्या मॉम? वो मट्टी पर हाथ फेरता बोल रहा था। आंसू गीली मट्टी में जज्ब हो रहे थे। ताजा गुलाबों की खुशबू चार सू फैली हुई थी। बहुत गलत किया आपने। अब आहिल हयात आपसे बात नहीं करेगा। आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, अब मैं भी नहीं सोचूंगा। आहिल चेहरा रगड़ता हुआ खड़ा हो गया। दिल था कि न जाने पे राजी ही नहीं था। आहिल फिर से वहीं बैठ गया। मुझ में इतनी सकत नहीं कि आप दोनों को छोड़कर जाऊं, वो चेहरा झुकाकर बोला। लोग कहते हैं अल्लाह मुझे सब्र दे, मैं क्या करूंगा सब्र का? मुझे सब्र नहीं चाहिए, मुझे आप दोनों चाहिए, हर सूरत में। प्लीज वापस आ जाए। ऐसी भी क्या नाराजगी? मैंने तो आपको खफा भी नहीं किया था। दानी से शादी पर हामी भी भर ली थी। बाहर भी कुछ गलत नहीं किया, फिर क्यों? आकिब हयात सबसे मिलकर इसके पास आ गए। चाचू प्लीज एक बार बोल दे इन्हें कि वापस आ जाए, बस एक बार। मैं आंसू के गोले ने आहिल के अल्फाज का दम तोड़ दिया। आकिब बेबसी से उसे देखने लगा। आहिल, बस चलो, उठो, चल घर चले। चाचू बस एक बार बुला दे मॉम डैड को। आप जहां कहोगे मैं चलूंगा, बस एक बार मुझे मिलना है। मैंने तो बात भी नहीं की इनसे। आहिल जारो खितार रोता उनके सीने से लग गया। बस आहिल, हिम्मत करो, तुम कमजोर कब से हो गए? हाँ, आबिद हयात का बेटा शेर है, और देखो खुद को क्या हाल बना रखा है। जब से वो दोनों चले गए मैं भी कमजोर हो गया। आहिल मासूमियत से बोला। तुम कमजोर नहीं हो, समझे? आहिल, ये रोना धोना खत्म करो। तुम्हें अपने मॉम डैड का बदला लेना है, समझ रहे हो ना तुम? ऐसे हार नहीं मान सकते। जालिमों को सजा देनी है, तुम करोगे ना ये? आहिल ने एक नजर अकब में कब्रों पर डाली और आकिब के हमरा चल दिया। तुम कुछ देर सो जाओ, फिर हम बात करेंगे। आकिब इस पर लिहाफ उड़ाता हुआ बोला। चाचू आप यहीं पर रहना, मैं यही हूं, तुम फिक्र मत करो। आकिब उसके सरहाने बैठ गए। डॉक्टर ने आहिल को नींद का इंजेक्शन लगा दिया। आकिब जानता था वो ऐसे नहीं सोएगा। हेलो, हाँ बोल। आकिब फोन कान से लगाए साइड पर आ गया। बस अल्लाह का हुक्म, हम क्या कर सकते हैं। हाँ, भाभी को सदमा लगा था। वैसे भी जो वो बर्दाश्त कर रही थी, उसके बाद इनमें कहाँ इतनी सकत थी कि ये सदमा बर्दाश्त करती। आकिब अफसोस से बोल रहा था। तुम आए थे जनाजे में? आकिब हैरत से बोला। हाँ, मैं आहिल के साथ था। मालूम नहीं कौन कौन आया था। अच्छा, तुमने मेल चेक की? फिर चेक करो तो मुझे बताना। ठीक है, मैं कुछ काम कर लूं, फिर बात करता हूँ। आकिब ने कहकर फोन बंद कर दिया। मॉम, आहिल दाएं बाएं सर हिलाता पुकार रहा था, अलबत्ता आंखें बंद थी। मॉम, मॉम मेरी बात सुने। मॉम, डैड प्लीज सुने तो। आहिल झटके से उठ बैठा। आहिल तुम ठीक हो? आकिब फिक्रमंदी से बोला। आहिल अजनबी नजरों से आकिब को देखने लगा। धीरे धीरे हवास बहाल होने लगे तो हकीकत याद आने लगी। आंखें नमकीन पानी से तर हो गईं। आहिल प्लीज संभालो खुद को, आकिब उसे साथ लगाते हुए बोला। चाचू मैं ठीक हूँ, आहिल की भारी आवाज उभरी। मैं बस मॉम से नाराज हूँ। वो आकिब से अलग होता स्पॉट अंदाज में बोला। नहीं आहिल, आकिब नफी में सर हिलाता हुआ बोला। तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हारी मॉम ने क्या कुछ बर्दाश्त किया है। ये तो उनकी हिम्मत है कि वो पलट आई, वरना शायद कोई और होती तो कब से आंखें बंद कर चुकी होती। क्या मतलब चाचू? और मॉम को किसने अगवा किया था? आप मुझे सब कुछ बता दे। क्यों नहीं बता रहे? आहिल उलझ कर देखने लगा। तुम जानते हो ना भाभी की खूबसूरती पर बहुत से लोगों की गंदी नजर थी, लेकिन आबिद हयात की ज़ौजा होने के बायस कोई हाथ डालने का सोच भी नहीं सकता था।
پھر کس نے ہاتھ ڈالا؟ زبیر رندھاوا نے، عاقب رنج و غم کے عالم میں بولے۔ واٹ؟ لیکن کیوں؟ پہلے تو آہل کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تمہارے ڈیڈ کی ریفائنری زبیر رندھاوا کے پاس ہے۔ اوہ، تو اس کمینے کی نظر ڈیڈ کی ریفائنری پر تھی۔ پھر موم کو کیوں؟ اس نے 7 دن پہلے بھابھی کو اغوا کیا۔ بھائی تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ زبیر ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ پھر آہل آنکھوں میں نمی لیے بولا۔ پھر کیا؟ 2 دن بعد بھائی کو کال آئی اور ریفائنری کا مطالبہ کیا گیا۔ بھائی نے عجلت میں پیپرز تیار کروائے، لیکن عاقب نے کہہ کر چہرہ جھکا لیا۔ لیکن کیا چاچو؟ آہل دھم سادے انہیں سن رہا تھا، لیکن اس کی گندی نظر بھابھی پر بھی تھی۔ آہل نے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ روز بھابھی کو اذیت سے دوچار کرتا، روز انہیں موت کے گھاٹ اتارتا، پھر بھائی کو بلاتا اور انہیں ویڈیو دکھاتا جو کیمرہ اس نے لگایا ہوا تھا۔ آہل کی گرفت ڈھیلی پڑی اور مٹھی کھول دی۔ یکدم وہ ٹوٹ سا گیا۔ بھائی نہ جانے کہاں سے اتنا حوصلہ لے آتے۔ وہ روز بھائی کو بلاتا، بنا گارڈز اور ہتھیار کے وہ روز اس کی روح پر زخم دیتا، اور جو زخم بھابھی کو دیے ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ وہ درندہ تمہاری موم کو کھا گیا آہل۔ آہل کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، تکلیف اس کے چہرے سے عیاں تھی، آنکھیں کرب سے میچ رکھی تھی۔ ہمارے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں تھا۔ زبیر نے بھابھی کو کہاں رکھا تھا، کب اغوا کیا، کچھ بھی نہیں۔ وہ 7 دن بھائی مر مر کر جیتے رہے اور بھابھی جی جی کر مرتی رہی۔ تمہیں لا علم تمہارے غصے کے باعث رکھا گیا۔ پھر بات تو تمہاری موم کی تھی۔ بھائی رسوائی نہیں چاہتے تھے، اس لیے مجبور تھے۔ ویسے بھی ہم کیسے اسے پکڑ سکتے تھے؟ کوئی سراغ ہی نہیں مل سکا۔ آہل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ عاقب خاموش ہوا تو آہل کی سسکیاں سنائی دینے لگی۔ میری موم کے ساتھ اتنا سب ہو گیا اور مجھے کسی نے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ آہ موم، مجھے موم کے پاس جانا ہے، آہل چہرے سے ہاتھ ہٹاتا ہوا بولا۔ آہل اس وقت وہ آہل کا بازو پکڑتے ہوئے بولے، چاچو میں کچھ بھی نہیں جانتا، مجھے میری موم کے پاس جانا ہے، وہ اذیت میں تھی، درد سے گزرتی رہی اور میں ان سے ناراض ہو کر آ گیا۔ نہیں، آہل بولتا ہوا نیچے اتر گیا۔ 1 منٹ رکو، گارڈز کے ساتھ جانا، عاقب اس کے پیچھے لبکتے ہوئے بولے۔ آہل سنی انسنی کرتا باہر نکل گیا۔ آہل بکھرا بکھرا سا چل رہا تھا۔ جیسے ہی عدن کی قبر پر نظر پڑی، آہل گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری موم، پلیز اپنے آہل کو معاف کر دیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، پلیز موم بس ایک بار معاف کر دیں مجھے۔ آہل قبر پر سر رکھے پلک رہا تھا۔ گارڈز کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ موم میں آپ کو ویسا آہل بن کر دکھاؤں گا جیسا آپ چاہتی تھی، بس آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بنا سوچے سمجھے آپ کو اتنا سب کہہ دیا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن موم جب تک میں آپ کا اور ڈیڈ کا بدلہ نہیں لے لیتا، مجھ پر اپنی خوشی حرام ہے۔ آہل حیات کے جینے کی صرف ایک ہی وجہ ہے، بدلہ، صرف بدلہ اور کچھ بھی نہیں۔ آہل کے چہرے پر زمانے بھر کی سختی عود آئی۔ لیکن مام ڈیڈ، آپ دونوں کے بغیر جینا سزا کی مانند ہے۔ مجھے لگ رہا میں اپنا وجود یہاں چھوڑ گیا ہوں، واپس کچھ بھی نہیں گیا۔ مجھے بتائیں کیسے جیا جائے گا؟ میرا سب کچھ تو آپ دونوں ہی تھے۔ آہل حیات کی زندگی تو آپ کے محور میں گردش کرتی تھی، اتنی لمبی زندگی کیسے گزرے گی؟ آہل نے بہتے ہوئے آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھا لیا۔ کوئی راز، کوئی ہنر بتا جاتے، کچھ تو بتا دیتے، جانے سے پہلے کچھ باتیں ہی کر لیتے جاتے جاتے۔ میں جانتے ہیں کتنا ترس رہا تھا آپ دونوں سے ملنے کے لیے، اور ملے بھی تو کس طرح کہ آپ دونوں زمین کے نیچے اور میں اوپر۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ میری سانسیں کیوں نہیں رکی موم؟ میں کیوں ابھی تک زندہ ہوں؟ غم پھر سے زیادہ ہو گیا، مانو کسی نے زخموں کو کریت دیا ہو۔ میں کیسے رہوں گا موم؟ آپ جانتی ہیں مجھے کتنا غصہ آتا ہے، میں کیسے برداشت کروں گا؟ مجھے کون سنبھالے گا موم؟ کون سنبھالے گا مجھے؟ میں زبیر کو نہیں بخشوں گا، کبھی بھی نہیں۔ مجھ سے میری زندگی چھینی ہے نا، میری خوشی، میں بھی اس سے اس کی خوشی، اس کی زندگی چھینوں گا۔ آہل چہرہ رگڑتا ہوا بولا۔ بس آہل حیات اب نہیں روئے گا۔ بولتے بولتے 2 آنسو آہل کے رخسار پر لڑک آئے۔ بہت ساری ہمت جمع کرنی ہے مجھے، اٹھ کر پھر سے چلنا ہے مجھے۔ در عدن حیات نے کبھی ہار نہیں مانی تھی، آہل حیات بھی نہیں مانے گا، چاہے وہ شخص میرا کلیجہ نکال کر لے گیا ہے، لیکن میں بھی نہیں چھوڑوں گا اسے۔ آہل آستین سے گلا صاف کرتا ہوا بولا۔ کہاں ہے؟ آہل چہرہ موڑے گارڈ کو دیکھنے لگا۔ گارڈ اس کے پاس آیا۔ آہل کھڑا ہوا۔ موم میں ابھی آتا ہوں بس، وہ چہرہ موڑ کر چلتا ہوا کہہ رہا تھا۔ وضو کر کے آہل واپس آیا تو ہاتھ میں سورت دی تھی۔ فاتحہ پڑھ کر دونوں کی قبر پر پھونک مار دی، دعا کر کے کھڑا ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ دل تو چاہتا ہے یہیں بیٹھا رہوں تا عمر، لیکن اب نئے عزم لے کر وہ اٹھا تھا جنہیں پورا کرنا نہایت اہم تھا۔ موم ڈیڈ جا رہا ہوں، پتہ نہیں یہاں واپس آؤں گا یا نہیں، کیونکہ مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ میں روز اس دکھ کا سامنا کروں۔ آہل آنکھوں میں نمی لیے تیز تیز قدم اٹھاتا ان سے دور ہوتا گیا، گاگلز لگائے اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یہ تھا وہ آہل حیات جس سے ساری دنیا مل رہی تھی، کیونکہ جو حقیقت میں تھا وہ یہی ان کے ساتھ مدفن ہو گیا تھا۔ دانی کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اشک صفوں پر گر رہے تھے۔ دانی نے وہی پڑھنا چھوڑ دیا۔ ڈائری کے صفحے دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ لکھنے والا اشک بار تھا، تبھی صفحے اکڑے ہوئے تھے۔
आहिल, सच में तुम्हारी हिम्मत है कि तुम अभी तक जिंदा हो, वरना शायद कोई और होता तो अब तक मर चुका होता। तुमने इतने बड़े जख्म पोशीदा रखे हुए थे अपने सीने में, इतने राज मदफन कर रखे थे और किसी को भिनक भी नहीं लगने दी कि तुम अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहे हो। आहिल, तुम सच में एक मिस्ट्री हो। कोई इंसान अपने अंदर कौन सी जंग लड़ा है, कौन सा दुख लेकर जी रहा है, ये कोई भी नहीं जानता। इसीलिए कहते हैं सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते सामने वाला इंसान किस हालत में है। हर इंसान में दुनिया के सामने रोने की आदत नहीं होती। ज्यादातर खुद को मजबूत करके एक खौल चढ़ा लेते हैं, लेकिन हमारी दिल दुखाने वाली बातें इन्हें बेतहाशा अजियत पहुंचाती हैं, क्योंकि जो जख्म खा चुके होते हैं ना, उनका दिल बहुत नाजुक होता है, मामूली सी बात पर भी टूट जाता है। और मैं कहती हूँ, हमने बोलने से पहले कभी ये नहीं सोचा कि ये अल्फाज इस इंसान को कितनी तकलीफ देंगे। दिलों को मारने के लिए खंजर या तलवार की नौबत नहीं आती, अल्फाज ये काम बखूबी करते हैं। हम तो बोल देते हैं कुछ भी बड़ी आसानी से, किसी के भी किरदार के बखिए उधेड़ दिए या फिर कुछ भी बोल दिया। अगर कोई ताखीर कर रहा है किसी काम में तो खुद से राय कायम कर लेंगे और धड़ल्ले से उस इंसान को सुनाना शुरू कर देंगे और सुनाकर फारिग भी कर देंगे। कभी सोचा आपने कि कितनी तकलीफ होती होगी? और ये तकलीफ जिस्मानी तकलीफ से कई गुना ज्यादा होती है। मेरे नजदीक इस तकलीफ का अजाला मुमकिन नहीं, क्योंकि दिल कांच की मानिंद होते हैं, कभी टूट जाते हैं तो कभी तोड़ दिए जाते हैं। दिलों पर मोहर लग जाती है जब आपके कहे अल्फाज निश्तर बनकर पेवस्त हो जाते हैं। फिर कितनी ही माफी तलाफी करें, लेकिन वो खलिश कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि अल्फाज से ही दिल जीत लिए जाते हैं और इन्हीं से तोड़ दिए जाते हैं। अगर हम एक बार ये सोच लें कि कहीं इसे ये मेरी बात बुरी तो न लग जाएगी, तो यकीन जाने बहुत से दिल टूटने से बच जाएंगे। लेकिन हमारे लिए तो बोलना ज्यादा अहम है, किसी के दिल टूटने से भी ज्यादा। जुबान सबके पास है, लेकिन इस्तेमाल का तरीका मुनफरद। कोई बिना सोचे समझे जो मुंह में आया बोल दिया, सामने वाला चाहे जमीन बोस हो जाए, और कुछ सोच समझकर अल्फाज का मुनासिब चुनाव करके फिर बोलते हैं, ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। लेकिन मैं कहती हूँ, हिम्मत रखें। जो आज आप पर तोहमत लगा रहे हैं या आपका दिल दुखा रहे हैं, अल्लाह सब देख रहा है। वो इंसाफ करने वाला है। अपना मामला अल्लाह के सपुर्द कर दे, वो बेहतर तदबीर करने वाला है। एक दिन हर इंसान को जवाब मिल जाएगा। जो आपको बुरा कहता है, आप बस अपनी नीयत साफ रखें। बस इतना याद रखें, फर्क पड़ता है तो सिर्फ अल्लाह की जात से, और अल्लाह जानता है हमारे दिलों को भी और हमारी नीयतों को भी। जो बुरा करता है या बोलता है वो खुद भरेगा, अपना ही किया सामने आता है। फिर बंदा सोचता रहता है फिर कि ऐसा क्यों हुआ। अगर अपने कौलो फेल पर नजरसानी कर लें तो मालूम हो जाए कि ऐसा क्यों हो रहा। अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे, आमीन। काश मैं तुमसे अभी मिल सकती आहिल, दानी हसरत से बोली। बस तुम जल्दी से मुझे ले जाओ, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। दानी हर गलती का अजाला करेगी। आहिल, सब ठीक हो जाएगा, तुम भी पहले जैसे हो जाओगे। दानी बरसती आंखों से बाहर देखती हुई बोली, अगर मैं खिड़की से कूद जाऊं? दानी बोलती हुई आगे आई, लेकिन ऊंचाई देखकर नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी, उफ, मैंने क्यों डैड को हाँ बोल दिया? डायरी तो मुझे रात ही मिल गई थी। काश मैं आहिल के घर में रहकर पढ़ लेती, फिर कुछ भी खराब ना होता। आहिल पता नहीं कहाँ होगा। दानी को उसकी फिक्र सताने लगी। भूख का एहसास हुआ तो डायरी बैग में डालती बाहर निकल आई। अशद, दानी का ख्याल तुम रखोगे। इलेक्शन करीब आ रहे हैं, मेरा मजीद यहाँ रहना मुनासिब नहीं। दानी की समातों से जुबैर की आवाज टकराई। कहीं ये वही अशद तो नहीं? दानी बुड़बुड़ाती हुई आगे हुई तो नजर अशद के चेहरे से टकराई। ओ माय गॉड, ये तो वही कमीना है। डैड इसे मेरे साथ कैसे छोड़कर जा सकते हैं? दानी शशदर सी उन्हें देख रही थी। आहिल प्लीज डू समथिंग, ये कमीना तो। दानी उल्टे पैर कमरे में वापस आ गई। आहिल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज तुम आ जाओ, मेरी गलती को सजा मत बनने दो। दानी हाथ मसलती टहल रही थी। आहिल रात गए घर आया तो अना ने दरवाजे में ही रोक लिया। तुम कहाँ थे सुबह से? वो चंबे से बोली। काम था कुछ, आहिल दाएं बाएं देखता हुआ बोला। आज तुम मेरे साथ दानी को तलाश करने भी नहीं गए? अना तफ्तीशी अंदाज में बोली। तुम चली गई थी ना, बहुत है। आहिल का अंदाज जान छुड़ाने वाला था। अना मुंह खोले से देखने लगी। तुम इतना रूड क्यों हो रहे हो? मैं ऐसा ही रूड हूँ, आहिल चबा चबा कर बोलता अंदर चल दिया। अना मुंह बनाती दरवाजा बंद करने लगी। खाना नहीं खाओगी क्या? अना उसे जीने चढ़ते देखकर बोली। नहीं, आहिल सर मेरे से कहता चला गया। अजीब इंसान है, अना कहती हुई चल दी। आहिल सांस खारिज करता कमरे में आ गया। कितने दिन हो गए थे दानी से दूर हुए। आहिल ने हिसाब नहीं रखा। दानी कब मिलोगे मुझे? वो थका थका दिखाई दे रहा था। सुबह से आहिल मारा मारा फिर रहा था दानी की तलाश में। तुम्हारी याद मुझे थका रही है दानी, प्लीज वापस आ जाओ। आहिल, हयात तुम्हारा एडिक्ट हो गया है। आहिल मुंह पर हाथ फेरता हुआ बोला। आई होप दानी तुम ठीक होगी। सारी रात आंखों में बसर हुई। आहिल ने टाइम देखा तो फजर पड़ने चल दिया। सारी रात दानी करवट बदलती रही। बेचैनी और खौफ के बायस दानी ठीक से सो भी नहीं सकी। फोन भी नहीं था पास, कैसे बताऊं आहिल को? दानी सोचती हुई उठ बैठी। जब दिमाग मफलूज होने लगा तो फिर से डायरी निकाल कर बैठ गई। आहिल गार्ड्स के हमरा चलता हुआ आ रहा था, आंखों पर गॉगल्स लगाए, चेहरे पर सख्ती सजाए।
वो पहले से मुनफरिद दिखाई दे रहा था। चाचू, अब बताएं आगे क्या करना है? आहिल उसके सामने बैठता हुआ बोला। मुझे खुशी है तुम खुद को संभाल लिया। आकिब उसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। चाचू, हम दोबारा इस वाक़े को याद नहीं करेंगे, वरना आप मुझे संभालेंगे नहीं, आप नहीं संभाल पाएंगे। आहिल बेलचक लहजे में बोला। लहजे की सर्द मेहरी चेहरे पर वाज़ेह थी। ठीक है, कोई मसला नहीं, इस बार इलेक्शन में हमारी हुकूमत बनेगी, लेकिन तुम्हें सियासत का बल्कि तजुर्बा नहीं है। मेरा मशवरा है कि तुम पहले समझो सियासत को, फिर इसमें कदम रखना। तब तक मैं संभाल लूंगा ये सब। ठीक कहा आपने। वैसे भी मेरा लास्ट सेमेस्टर रहता है, मैं इसे पूरा करके मुस्तकिल पाकिस्तान में रहूंगा। हाँ, तुम चले जाओ, फिर जब वापस आओगे तो हम देख लेंगे जुबैर से बदला कैसे लें। वैसे मेरे पास सबूत है, तुम बेफिक्र रहो, मेरे लैपटॉप में महफूज है वो। जैसे आपको मुनासिब लगे। मुझे भी कुछ वक्त चाहिए खुद को सेट करने के लिए। आप फिर मेरी टिकट्स कंफर्म करवा दें, बाकी जुबैर को बाद में मैं देख लूंगा। आहिल कहता हुआ खड़ा हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कमरे में जा रहा हूँ आराम करने। आहिल सपोर्ट अंदाज में कहता जीने चढ़ने लगा। आहिल कमरे में आया, कब से जब्त किया हुआ टूट गया। आंसू फिर से उसके रुखसार को भिगोने लगे। आहिल मरे मरे कदम उठाता स्टडी रूम में आया, मतलूबा शेल्फ के पास आया और डायरी निकाल ली। एडी। आहिल इन लफ्जों पर हाथ फेरने लगा। अदन बिना किसी पर नजर डाले चल रही थी। गर्दन तो फखर से तनी हुई थी। वो 6 फीट की लड़की, दूधिया रंगत की मालिक, स्याह सहर अंगेज आंखें, स्याह रेशमी बाल जो किसी आबशार की मानिंद उसकी पुष्ट पर गिरे थे। गुलाबी अनाबी लब, इस पर गाल पर पड़ता गड़ा तबाही मचा देता। वो रास्ते का तयन किए बिना चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया की सड़कें उसके लिए अनजान थी, लेकिन वो दुर्रे अदन थी जिसका दिमाग 7वें आसमान पर था। रात का वक्त और ऐसी आफत तनहा चलती हुई जा रही थी। अदन को अपने अकब में आहट सुनाई दी। अदन अबरूज खाकर अकब में देखने लगी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वो वहम समझकर चलने लगी, लेकिन कुछ मुसाफत तय करने पर उसे फिर से आहट सुनाई दी और अब की बार मुकाबिल छुपा नहीं बल्कि सामने आ गया। अदन गुस्से से घूरने लगी, मानो ये भी उसके बाप की मिल्कियत हो। वो एक ही जस्त में अदन को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। अदन हक्का बक्का से इस अफ्ताद को देखने लगी। छोड़ो मुझे, मेरी एक फोन कॉल पर तुम जेल में दिखाई दोगे। अदन मजाहमत करती हुई बोली, लेकिन मुकाबिल कहका लगाता अदन के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले आया। फोन करने के काबिल होगी तो करोगी ना? अदन एक नाजुक गुड़िया की मानिंद थी, इस बॉडी बिल्डर की फौलादी गिरफ्त से खुद को आजाद नहीं करवा सकती थी। अदन उसे परे धकेलने की सही करती उसके पास से नजर दौड़ाने लगी। हेल्प प्लीज, समबडी हेल्प मी, अदन चिल्ला रही थी, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई जीरो दिखाई न दिया। लीव मी, अदन उसे खुद से दूर करने लगी। इस हाथापाई में अदन की शर्ट का गिरेबान फट गया। अदन पर खौफ की लहर सरायत कर गई। वो चिल्लाती हुई उसे परे धकेल रही थी। इसी स्ना में एक नफ्स का हयोला दिखाई दिया। प्लीज हेल्प मी, अदन हलक के पल चिल्लाई। वो एक नकाबपोश लड़की थी जिसके हाथ में पाइप था। वही पाइप उस लड़के के सर में मारा। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी। वो अदन का हाथ पकड़कर भागने लगी। स्टॉप यू ब्लडी, वो सर पर हाथ रख के चिल्लाने लगा। अदन और वो लड़की काफी दूर तक निकल आए जहां लोग दिखाई देने लगे। अदन अपने कपड़ों के बायस खुद में सिमटी हुई थी। इस लड़की के पास काफ जिसकी वजह से उसने नकाब कर रखा था, उसके अलावा कोई दुपट्टा नहीं था। वो शीशोपन में मुब्तला होकर अदन को देखने लगी। एक आंसू उसकी आंख से निकलकर स्कार्फ में जज्ब हुआ और उसने नकाब हटा दिया। स्कार्फ उतारकर अदन के जिस्म को ढांप दिया। अदन फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। जल्दी करो, वो आस पास देखती हुई बोली। अदन खामोशी से उसके साथ चलने लगी। हॉस्टल पहुंचकर वो तेजी से कमरे में जानिब चल दी। अदन खुद को जमीन में गड़ा हुआ महसूस कर रही थी। इसके बाद जब भी वो लड़की अदन को दिखाई दी, रोती हुई दिखाई दी। अदन ने बहुत बार माफी मांगी और बार बार उसे कहती कि माफी की जरूरत नहीं। यहाँ से अदन की जिंदगी में तगय्युर और तब्दल आया। मॉम, आपकी जिंदगी बदल गई तभी आहिल हयात भी एक इंसान है, वरना शायद मैं भी बाकी सब जैसा होता। दानी की ग्रे आंखें मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ मेरे आहिल की बीवी वही बने। इस घर में दानी आए। आहिल नम आंखों से इन लफ्जों को पढ़ रहा था। मॉम, दानी को तो मैं फरामोश कर गया। एक तरफ आपका बदला और दूसरी तरफ आपकी ख्वाहिश। बहुत मुश्किल है ये सब। आहिल ने डायरी बंद कर दी। फिर कुछ सोच के कलम उठा लिया और लिखने लगा। कभी पहले सफ़े पर लिखता तो कभी अदन के लिखे हुए के साथ लिखता जाता। उसकी माँ को भी आदत थी, डायरी कभी तरतीब से नहीं लिखती थी। कभी किसी सफ़े पर लिखने लग जाती तो कभी किसी सफ़े पर। आहिल के आंसू डायरी पर गिर रहे थे, लेकिन वो लिखता जा रहा था। शायद वो आखिरी बार हर चीज़ को लिखकर पीछे छोड़ देना चाहता था, लेकिन माजी से कभी पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। वो कभी न कभी सामने आ ही जाता है। दानी ने सफ़ा उलट कर देखा तो कुछ भी नहीं था। शायद स्याही खत्म हो गई थी, तभी आगे नहीं लिखा। दानी ने सोचते हुए डायरी बंद कर दी। तुमने अपनी मॉम की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझसे निकाह किया, लेकिन तुम्हारी मॉम मुझे कैसे जानती थी और डैड को कैसे जानते थे तुम सब? दानी उलझकर सोचने लगी। इन सब सवालों के जवाब आहिल हयात सिर्फ तुम दे सकते हो। तो क्या सच में वो मुझसे मोहब्बत करता है? दानी को उसके हाथ पर बना टैटू याद आ गया। आहिल हयात, मुझे सब मालूम हो गया। तुम्हारी मिस्ट्री दानी हयात ने हल कर ली है। बस अब तुमसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, थैंक यू, आज तुम मेरे साथ आए, वरना मैं तो सोच रही थी तुम नाराज हो। अना सीट बेल्ट बांधती हुई बोली। नहीं, नाराजगी वाली क्या बात? आहिल बाहर देखता हुआ बोला। नो इशू। अना मुस्कुराती हुई ड्राइव करने लगी। मैडम, आपको सर बुला रहे हैं। मेड दानी के दरवाजे पर खड़ी थी। दानी थूक निगलती उसके साथ चलती।
नीचे आई तो सामने वहशी अशद जट दिखाई दिया। दानी को उसकी बेबाक नजरों पर गुस्सा आ रहा था। दानी, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप? दानी हैरत से बोली। पाकिस्तान जा रहा हूँ, इलेक्शन के बायस बहुत से काम रुके हुए हैं। जुबैर उसे देखकर बोले। लेकिन आपने बोला था मेरे साथ रहेंगे। मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी? मुझे भी साथ लेकर चलें। तुम्हें पाकिस्तान लेकर नहीं जा सकता। तुम्हारी हिफाजत के लिए अशद को बुलवा लिया है मैंने। किससे हिफाजत के लिए? और जिसे बुलाया है, मुझे तो उससे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। दानी ऊंची आवाज में बोली। आहिल से। और किससे? और अशद से तुम्हारी शादी हो, हमारी बात हो गई है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, वो सफाकी से बोला। डैड, मुझे लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। मैंने आपको प्लान में हेल्प का बोला था, आहिल को छोड़ने का नहीं। ये सब बात की बातें हैं, वक्त आने पर तय करेंगे। अब तुम बिना चूचुरा किए यहाँ रहोगी, समझी? जुबैर उसका बाजू पकड़ते हुए बोले। मेरे दिल में जो आएगा मैं वो करूंगी, देखती हूँ क्या कर लेंगे आप। दानीन, हयात हूं मैं, आप लोग समझ लें। लाउंज में दानी की आवाज गूंज रही थी। दानीन, मुझे मजबूर मत करो कोई सख्त कदम उठाने पर। जुबैर सख्ती से बोले और लंबे लंबे डग भरते बाहर निकल गए। दानी शशतर रह गई। अशद कमीनगी से देखता दानी की जानिब बढ़ने लगा। आज तो वो तुम्हारा सो कॉल्ड शौहर भी नहीं है। वो कहता हुआ दानी की जानिब कदम बढ़ाने लगा। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, मुंह तोड़कर हाथ में दे दूंगी तुम्हारा। दानी घबराई, लेकिन वो कहकर लगातार दानी का हाथ पकड़कर देखने लगा। कॉफी पियोगे?